हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचानकर शुद्ध रूप में पढ़ना। इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है? तो जो देवनागरी लिपि है, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी को जिस लिपि में लिखा जाता है वह है देवनागरी लिपि। हिंदी को किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है? उसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की एक शाखा से हुआ है। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, तो उसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि के द्वारा देवनागरी लिपि का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवनागरी लिपि का महत्व। देवनागरी लिपि के महत्व को आज समझेंगे। देवनागरी लिपि आज विश्व की वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसमें विश्व की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित करने की क्षमता है। देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें उच्चारण वही किया जाता है जो लिपि में लिखा जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देवनागरी लिपि में उच्चारण वही किया जाता है जो लिपि में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? तो जो वर्णमाला है हमारी, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। पहले हम बात करते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंतर्गत हमारे 11 स्वर आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। अब हम स्वरों के वर्गीकरण में देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो हमारे सबसे पहले आते हैं मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? जो हमारे मूल स्वर हैं इनकी संख्या 4 है। ई, आ, ई, उ और ऋ। इसी को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या 7 है। और ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आगे हम देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए कैसे बना? आ और ई से मिलकर। ए कैसे बना? आ और ए से मिलकर। ओ कैसे बना? आ और ऊ से मिलकर। और ओ कैसे बना? आ और ओ से मिलकर। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं अयोगवा। अयोगवा किसे कहते हैं? जो हमारा अंग और आहा होता है इसे हम अयोगवा कहते हैं। जो इनकी कुल संख्या होती है, इनकी कुल संख्या 2 होती है। अंग के ऊपर, आ के ऊपर जो बिंदी लगी होती है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और आ के पीछे जो 2 विसर्ग लगे होते हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं इनकी कुल संख्या 5 होती है। के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं।
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि अनुनासिक या नासिक वर्ण कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर हमारा क्या कहलाता है? हमारा अनुनासिक कहलाता है। अब हम देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो या, रा, ला, वा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और वर्णमाला में हमारे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन श, सा, सा, हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इन ऊष्म व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? इनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा बाहर आती है। जैसे हम उच्चारण करेंगे हा का तो करेंगे हा, तो जो मुंह से ऊष्मा बाहर आती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। ऐसे वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। कितनी होती है साथियों? 4 होती है। जैसे क्षत्रिय, तो इसका जो होगा का प्लस शा से। अब ये तिरा है, जब तिरा को हम लिखेंगे तो लिखेंगे ता प्लस रा से। ज्ञा को लिखेंगे तो लिखेंगे जा प्लस यहाँ से। और श्रा को लिखेंगे तो लिखेंगे शा प्लस रा से। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, जिसमें हमारा क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। साथियों ये सब एक ही नाम है कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। कौन कौन से? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अगला उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। जो हमारे द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन होते हैं इनकी जो कुल संख्या होती है वो 2 होती है। और द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? अड़ा और डा, अड़ा और डा, ये जो होते हैं 2, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। जो इनके नीचे ये जो अनुस्वार लगा होता है, इसे हम नुक्ता कहते हैं। इस अनुस्वार को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक संक्षेप में हम
समझ लेते हैं स्वर क्या होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो हमारे आ ई उ ऋ ए ओ ये हमारे क्या हैं, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या जो है 2 होती है, और ये अनुस्वार और विसर्ग ये हमारे 2 अयोगवाह होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन, इसे हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जो इनकी संख्या होती है वो होती है हमारी का से लेकर माँ तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो का है, का गा घा अंगा, जो इसका उच्चारण स्थान होता है वो हमारा कंठ से होता है। चा वाली जो लाइन है इसका उच्चारण हमारा तालु से होता है। टा वर्ग है इसका उच्चारण हमारा मूर्धा से होता है। जो ता वर्ग है इसका उच्चारण हमारा दंत से होता है। ये हमें लाइन खुद बता रही है कि इसका उच्चारण दंत से होगा, जो इसमें आ रहा है द न त। इससे हम पहचान सकते हैं कि इसका उच्चारण किससे होगा, दंत से होगा। जो पा वर्ग है, जो पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो हमारा ओष्ठ से होता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे या रा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इनकी कुल संख्या 4 होती है। अगला है ऊष्म व्यंजन, शा हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और इनकी कुल संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छा, तिरा, ज्ञा और शिरा। आगे हम देखते हैं नुक्ता। ये जो हमारा डा और अड़ा है इसे हम उच्छिप्त व्यंजन क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, जैसे हमने लिखा दिल्ली, जो हमने दिल्ली लिखा तो जो इसमें आधा ला के बाद पूरा ला आया तो इसी को हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। इसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और जो मात्रा का अर्थ उच्चारण करने में लगने वाले समय से होता है। मात्रा का अर्थ किससे होता है, उच्चारण करने में लगने वाले समय से होता है। जैसे ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो ह्रस्व स्वरों की संख्या है वह हमारी कितनी है, 4 है। आ, ई, उ और ऋ ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, या लघु स्वर भी इन्हीं को कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें मात्राओं की संख्या 2 होती है। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वरों को बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। कितना साथियों? 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, राम, आम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लुत स्वर मूल रूप से संस्कृत के स्वर हैं। किसके स्वर हैं? संस्कृत के स्वर हैं। ये हिंदी के स्वर नहीं हैं। ये हिंदी में केवल त्रिमात्रिक रूप में प्रयोग होते हैं। त्रिमात्रिक रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राओं का प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें हम हिंदी में मान्यता भी देते हैं। त्रिमात्रिक स्वर हैं। यह क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है, क्योंकि इसमें 3 मात्राएं होती हैं। इसीलिए प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजन वर्णों के अन्य रूप। साथियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन क्या होते हैं। जो व्यंजन वर्ण 2 गुणों से मिलकर बना हो उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। 2 गुणों से मिलकर बने व्यंजन को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कब और कहाँ प्रयोग होते हैं, इस आधार पर इनके नाम उच्छिप्त या ताड़नजात हैं। साथियों, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं या उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है, जो व्यंजन वर्ण 2 गुणों से मिलकर बना हो उसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन होते क्या हैं। इनका प्रयोग हमेशा किसी शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं। जो द्विगुण व्यंजन है या उच्छिप्त व्यंजन है, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंत में होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना में जो अड़ा आया तो ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। लड़ना, घड़ा, चढ़ाना आदि। और साथियों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं तो इसके नीचे ये जो बिंदु लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नुक्ता बोलते हैं। अब आगत व्यंजन को पढ़ते हैं, या आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं। आगत ध्वनियाँ हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रभाव से आए हुए व्यंजन वर्ण का शुद्ध उच्चारण करने के लिए व्यंजन वर्ग के नीचे एक बिंदु लगा होता है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। किसे कहते हैं?
नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता लगे हुए व्यंजन वर्णों को आगत व्यंजन कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि उर्दू के प्रभाव से आए हुए व्यंजन वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए व्यंजन वर्ण के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता लगे हुए व्यंजन वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। साथियों, आगत व्यंजन कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो उर्दू के शब्द होते हैं उसमें एक ऐसे नीचे एक बिंदु लगी होती है, तो ये उर्दू में इसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए इस नुक्ता का प्रयोग करते हैं। इनकी मूल संख्या तथा कुल संख्या 6 है। अब हमारी जो मूल संख्या है आगत वर्णों की वो कौन कौन सी है? क, ख, ग, ज और फा। और कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या हमारी 6 है। साथियों, जो नुक्ता है उसकी मूल संख्या 5 और कुल संख्या 6 है। ये आ, का, ख, ग, ग और फा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन भी इनको कहते हैं। जब किसी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार आए किंतु पहले वाला शब्द आधा हो और दूसरे वाला उसी आधे से ज़्यादा हो तो उस वर्ण को द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। साथियों, समझिएगा इसे, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आए, जैसे ये मैं पहले उदाहरण लेता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे हमने लिखा बिल्ली, अब आप इसे समझ सकते हैं। जब एक ही शब्द में ही की व्यंजन 2 बार आए, जो हमारा ला व्यंजन है ये 2 बार आया है, किंतु पहले वाला वर्ण आधा हो, पहले वाला वर्ण क्या हो? आधा हो, और दूसरे वाला उसी आधे से अधिक हो, मतलब पूर्ण हो, तब उस वर्ण को द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। इस बिल्ली शब्द में पहले हमारा आधा ला आया और दूसरा हमारा पूरा ला आया, तो इसी को हम द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। इसका अगला उदाहरण ले सकते हैं, बिल्ली, दिल्ली। अब हम आगे देखते हैं द्वितत्व व्यंजन के कुछ उदाहरण। जैसे इसमें आ गया बच्चा, आधे चा के बाद जब पूरा चा आ गया, इसी को हम द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। पत्ता, आधा ता के बाद पूरा ता आया, तो इसी को हम द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, रसगुल्ला इत्यादि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा ज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण
कुछ शब्दों में अंतर आ जाता है, जैसे हंस। हंस के ऊपर एक बिंदी लगी है, ये हंस क्या है? ये जलीय पक्षी है। और ये हास है, हास माने होता है हंसने की क्रिया। हंस, हंस एक जलीय पक्षी है और हास क्या है? हंसने की क्रिया। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलता रहे। साथियों, जिन साथियों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो हमारी पिछली वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि जो इस क्लास की PDF है वह हमारे टेलीग्राम सक्सेस एक्सप्रेस पर अपलोड कर दी जाती है। आप वहाँ से डाउनलोड कर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद साथियों।